Hello students, today in this lecture we are going to discuss physical properties and chemical properties of elements of group 70. So we begin with the physical properties. The first physical property is physical state. If we look at the physical state of elements of group 17, then we find that fluorine and chlorine are found in gaseous state. Bromine is found in liquid state and iodine is found in solid state. So this is the physical state that is exhibited by the elements of group number 70 when they are found in their elemental state. If we look at the color, then you will find that fluorine and chlorine, which are found in gaseous state, fluorine is a yellow colored gas, whereas chlorine is a greenish yellow gas. Bromine, it is a brown colored liquid, and iodine, it is a violet colored solid. So this is the color that is shown by the elements of group number 70. One exceptional property you will see in the case of iodine, that it is having a lustrous appearance. मतलब इसकी जो appearance है उसमें मेटल की तरह शाइन होता है. Iodine is the only non-metal which has a lustrous appearance. So this was the color shown by elements of group number 17. If we look at the reason behind this color, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेके. बच्चों 11th क्लास में हमने MOT डायग्राम बनाया था F2 का, फ्लोरीन गैस का. उस MOT डायग्राम में जो कन्फिग्रेशन हमने देखा था, दैट वाज दिस. सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 and last is sigma star 2pz. दिस इज एम्प्टी. ये लास्ट वाला ऑर्बिटल जो है ये खाली रहता है, और ये दो ऑर्बिटल्स जिन दोनों की एनर्जी बराबर थी, दीज आर दी लास्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो हम आखिरी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया गया, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py. इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं. और इससे नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा है, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz. ये जो खाली ऑर्बिटल है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमो. ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया, सिग्मा स्टार 2pz. और ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड होमो. होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब फ्लोरीन के ऊपर सनलाइट रेडिएशंस गिरती हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होमो में प्रेजेंट थे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, वो एक्साइट होके कहां चले जाते हैं, सिग्मा स्टार 2pz में चले जाते हैं, लूमो में. तो हमने 11th में डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो इस तरीके का डायग्राम हम बनाते थे. ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये जब इंटरमिक्स होते हैं तो ये हो गया हमारा सिग्मा 2pz, ये पाई 2px पाई 2py, दिस इज पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz. दिस इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py. मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ 2p ऑर्बिटल्स जो है जो लास्ट में होमो और लूमो बना रहे हैं उनको दिखा रहा हूँ. दिस इज पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py. इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये हो गया हमारा लूमो और ये हो गए हमारे होमो। जब लाइट रेडिएशंस इन पे गिरती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके चला जाता है इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है अनपेयर्ड। ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से ये एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके, ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है और ग्राउंड स्टेट बनाता है फिर से। मतलब जिस स्टेट में फ्लोरीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो लूज करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी इसको ये लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रॉन जब लूमो से होमो में वापस आता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहता है, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब स्टेबल स्टेट में आएगा, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। और ये जो एनर्जी लूज करेगा वो किस फॉर्म में होगी, विजिबल रेडिएशंस की फॉर्म में होगी। और ये विजिबल रेडिएशन जो है उनकी वेवलेंथ लाई करती है येलो कलर वाले रीजन में। इसीलिए फ्लोरीन गैस जो है वो हमें किस कलर की दिखाई देती है, येलो कलर की। सो दिस प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिबिटेंस ऑफ दिस कलर बाय फ्लोरीन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से क्लोरीन, इसी तरीके से ब्रोमीन, इसी तरीके से आयोडीन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है सोलर रेडिएशंस की एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो रेडिएशंस जो है वो एमिट करता है। ये रेडिएशंस विजिबल रीजन में होती हैं। तो फ्लोरीन के अंदर तो जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उसका कलर क्या है, येलो रीजन में। क्लोरीन के केस के अंदर जो है वो ग्रीनिश येलो कलर रीजन में लाई करता है। ब्रोमीन के केस में ब्राउन कलर जो है उसकी रेडिएशंस एमिट होती हैं। आयोडीन के केस में वायलेट कलर की रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो कलर दिखाई देते हैं इन हेलोजेंस के एलिमेंटल स्टेट में। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कलर? तो इसमें रीजन में ये लिखना है हमें, when solar radiations in the visible region is absorbed by molecule, the electrons gets excited to higher energy state called excited state. When these electrons come back to ground state, they emit energy in the visible region and exhibit different color. तो इस वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं हेलोजेंस के। सो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी, कलर। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पे। Third physical property that we are going to discuss here is melting point and boiling point. Melting और boiling point. तो देखो बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हमें यहाँ पर वही जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है। एज वी move down the group, melting point and boiling point increase। तो जैसा कि आपने यहाँ पर भी देखा होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन हमें गैसियस स्टेट में मिल रही है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, लेस देन रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है
वो तो लेस देन रूम टेम्परेचर है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव रूम टेम्परेचर है। आयोडीन हमें सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, इसका मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हैं, अबव रूम टेम्परेचर हैं। तो यहाँ पर हमें फिजिकल स्टेट से ही आइडिया लग जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन जो है वो रिलेटेड है इसकी एटॉमिक साइज से। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, एटम की साइज बढ़ती है। एटम की साइज बढ़ने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो रीजन में क्या लिखोगे? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic size increase, hence van der Waal forces increase, so melting point and boiling point increase। तो ये हो जाता है रीजन फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पर ऑर्डर और लिख लेना। ऑर्डर की अगर बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। तो जनरल ट्रेंड जो है उसमें कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन व्हेन dissolved in water, they react to form halo acids। तो फ्लोरीन को अगर आप पानी में से पास कराते हो, फ्लोरीन गैस पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? HF प्लस हाफ O2 गैस। मतलब ये पानी को क्या करती है? ऑक्सीडाइज कर देती है। तो फ्लोरीन गैस इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन फ्लोराइड, दैट इज हेलो एसिड एंड ऑक्सीजन। लेकिन अगर क्लोरीन को पानी में से पास कराते हैं तो क्लोरीन जो है वो बनाती है HCl प्लस, दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड, एक हेलोजन एसिड और एक हेलोजन ऑक्सी एसिड। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं जब क्लोरीन को और फ्लोरीन को पानी में से पास कराया जाता है तब। लेकिन अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं है। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखी जाए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सभी हेलोजेंस जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑल दी हेलोजेंस बीइंग नॉन पोलर इन नेचर dissolve in non-polar solvents such as benzene, ether, CCl4, chloroform, etc। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये हेलोजेंस इजीली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये इसको, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देती है, क्लोरीन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाती है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होती पानी के अंदर। ये हो जाती है सॉल्युबिलिटी की बात। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो फिफ्थ पॉइंट यहां पर डालते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
हेलोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, इसके अंदर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड जो है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फ्लोरीन, इसी तरीके से क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है उसमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है उसमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, आयोडीन का मॉलिक्यूल है उसमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो बच्चों हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ी थी ये चीज, जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होता है उतना ही उसको तोड़ना आसान होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी मतलब बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्सपेक्टेड क्या था, एज वी मूव डाउन द bond dissociation enthalpy decreases because larger bonds can be easily broken than smaller bonds। तो हमने एक्सपेक्ट तो ये किया था कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड जो है वो बड़ा होता जाएगा और इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमें एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है, एक्चुअल में हमें यह देखने को मिलता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन दोनों से कम रहती है। एक्चुअल में हमें यह देखने को मिलता है कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की ज़्यादा है आयोडीन से। तो क्या आ गया, एक्सेप्शन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में एक एक्सेप्शन आ जाता है जब हम इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तब। इसका डाटा जो है वो आपको बुक्स के अंदर भी गिवन है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है हेलोजेंस की नीचे की तरफ जाते हैं तो एक रेगुलर डिक्रीज नहीं दिखाती, बल्कि उसमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है फ्लोरीन का। तो अब इसका रीजन, फ्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम है। क्यों? रीजन देखो बच्चों, फ्लोरीन जो है इसकी एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा पास होते हैं। तो ये इफेक्ट हमने किस में देखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी देखा था कि फ्लोरीन की स्मॉल एटॉमिक साइज है और इसी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जब दो फ्लोरीन के एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके क्लोज थे इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज हाई इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। Due to this repulsion, this bond is relatively unstable या फिर relatively of high energy, and hence it has bond dissociation enthalpy less than chlorine एंड ब्रोमीन। तो क्योंकि छोटी एटॉमिक साइज है फ्लोरीन के एटम की, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास रहते हैं और जब बॉन्ड बनता है फ्लोरीन और फ्लोरीन के एटम के बीच में तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड जो है वो बन तो गया लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना क्लोरीन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में हमें कम एनर्जी चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे इन द केस ऑफ फ्लोरीन। ये हो जाती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। So now we begin with the chemical properties.
सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बच्चों, अगर हम हेलोजेंस की ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो all these elements mostly show -1 oxidation state in their compounds। तो ज़्यादातर कंपाउंड्स में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI। इस सभी हेलोजन एसिड्स में अगर तुम हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो हाइड्रोजन की +1 और हेलोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, ठीक है। सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल्सो शो +1, +3, +5 and +7 oxidation state in their oxides and oxo acids। तो ये ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको इन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्पेसिफाई कर दूंगा। साथ साथ एक पॉइंट और नोट करना बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन ऑल्सो शो +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन और ब्रोमीन ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाते हैं, आयोडीन नहीं दिखाता, फ्लोरीन नहीं दिखाता। यहां पर फ्लोरीन आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन हमेशा सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस वजह से यहां पर हमें फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो फ्लोरीन यहां पर हमें सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। एक कारण। दूसरा कारण, ये सिर्फ -1 ही शो करता है, उससे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। उसके पीछे कारण है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो फ्लोरीन हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा है, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है -1। इसके पीछे कारण है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। पॉलिंग स्केल पर अगर बात की जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, दैट इज 4। स्मॉल एटॉमिक साइज होती है, इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता। और साथ ही साथ इसने सिर्फ -1 दिखाई, उससे हायर नंबर नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर d ऑर्बिटल क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल it cannot extend its electrons। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ -1 देखने को मिलती है। अब हम इसका रीजन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये 3 एटम्स जो हैं वो इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं और वो भी हायर नंबर के। तो ये किस तरीके से कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं इन एलिमेंट्स के। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें जो है वो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन से हम देखते हैं किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कन्फिगरेशन होता है 287। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन में।
जब हम इसका वैलेंस ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो यहां पर 3s ऑर्बिटल बनेगा और ये 3p। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे टोटल? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है क्लोरीन के एटम। जब क्लोरीन इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करता है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किया जा सकता है। क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है फ्लोरीन के साथ जब वो ClF कंपाउंड बनाता है तब। तो यहां पर क्लोरीन जो है वो आपको फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन होगा इस एक इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है, इसको लूज कर सकता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। इसके बाद में अगर क्लोरीन जो है वो अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा ले, किस तरीके से? 3p का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d के अंदर भेज सकता है क्योंकि 3d ऑर्बिटल जो है वो क्लोरीन का खाली पड़ा हुआ है। 3d ऑर्बिटल इज वेकेंट इन द केस ऑफ क्लोरीन, सो इट कैन एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां से यहां भेज सकता है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड इसके पास? तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 3। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलेंगे? इस स्टेट को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। इस वजह से यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है वो +3 देखने को मिल सकती है। क्लोरीन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां भेज दिया जाए क्लोरीन के केस में, तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखने को मिलेगी हमें? इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल सकती है +5। तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये लूज कर सकता है और इसी वजह से यहां पर 5 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना एक्सटेंड कर लिया और एक्सटेंड करके इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटेंड कर लिया और इस तरीके से इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो धीरे धीरे करते करते 3s का इलेक्ट्रॉन भी जब अनपेयर्ड हो जाता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्लोरीन के पास? 7। तो अगर हम 3s का इलेक्ट्रॉन भी 3d के अंदर भेज देते हैं इस तरीके से, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 7। ये कहलाएगी दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है +7। इसी तरीके से ब्रोमीन, इसी तरीके से आयोडीन जो है, जब 3 एटम्स अवेलेबल होंगे या 5 एटम्स अवेलेबल होंगे या 7 एटम्स अवेलेबल होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अनपेयर करते रहते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको बढ़ाते रहते हैं। तो जितने एटम्स अवेलेबल होंगे बॉन्ड बनाने के लिए उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी इन हैलोजेंस की। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करते हैं? ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। मतलब जो एटम इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साथ ये इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड बनाते हैं। तो नोट कर लेना बच्चों, ये पॉइंट मैंने पीछे बताया था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे शो दीज ऑक्सीडेशन स्टेट in their compounds with fluorine and oxygen. Chlorine, bromine, iodine show these oxidation states in their compounds with fluorine and oxygen. तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन हैलोजेंस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज देयर रिएक्शन विद मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ group 17 are highly reactive and they react with halogens to form their salts. Example, तो ये सभी हेलोजेंस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ, हाईली रिएक्टिव होती हैं और क्या बनाती हैं? आयनिक कंपाउंड. इन आयनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सॉल्ट. ऑल देयर कंपाउंड्स विद मेटल्स आर आयनिक इन नेचर. ये सभी कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? आयनिक. अब अगर आयनिक नेचर को कंपेयर किया जाए तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं NaF, NaCl और NaBr. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है और सबसे कम आयनिक कौन सा है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फजांस रूल. फजांस रूल ने एक बात बोली थी, कैटायन जो है एनायन को क्या करता है? पोलराइज. तो कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही एनायन ज़्यादा पोलराइज होगा, और ऐसा अगर होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा. दूसरी तरफ कैटायन की साइज अगर बढ़ती है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो जाती है, और पोलराइजेबिलिटी अगर कम होगी तो इसका ये मतलब हुआ आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा. तो NaF, NaCl, NaBr इन तीनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा आयनिक होगा? तो जिसका एनायन साइज में छोटा होगा. एनायन जिसका साइज में छोटा है, मेटल तो सेम हो गया, तीनों कंपाउंड्स के अंदर मेटल जो है वो तो सेम है हमारा सोडियम, तो इसकी साइज तो चेंज हो नहीं रही. यहाँ पर एनायन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसकी साइज चेंज हो रही है. तो जो साइज में छोटा होगा वो कम पोलराइज होगा, और कम पोलराइज होगा इसका मतलब उसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. दिस इज मोर आयनिक देन दिस एंड दिस इज मोर आयनिक देन NaBr. तो इस तरीके से आपसे कंपेयर करवा सकता है कि हमारे पास ये सॉल्ट्स हैं, बताओ इनमें से आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है और किसका कम है. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है आयनिक कैरेक्टर पे ही. ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं. क्वेश्चन में अगर हमें ये दे दिया जाए कि तुम्हारे पास SnCl2 है और SnCl4 है, मेटल सेम, नॉन मेटल सेम, ये बताइए इन दोनों में से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. यहाँ पर क्या है? +4. हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये चार्ज अगर बढ़ता है तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाती है? कम. मतलब Sn+2 जो है उसकी साइज बड़ी होगी Sn+4 से. इसका ये मतलब हुआ कि कैटायन की साइज क्या हो गई? कम. और कैटायन अगर साइज में छोटा हो गया इसका मतलब वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा. कैटायन साइज में छोटा है इस वजह से ज़्यादा पोलराइज करेगा एनायन को, और एनायन को अगर ज़्यादा पोलराइज करेगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा. सो दिस इज मोर आयनिक देन दिस. तो यहाँ पर बच्चों आप ये स्टेटमेंट नोट कर लेना, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज. एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज. तो ये हो जाती है रिएक्शन ऑफ
ग्रुप 17 एलिमेंट विद मेटल्स। ऐसे ही ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कि हमने हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शंस जो है उसको स्टडी किया है। तो H2 प्लस F2 इट गिव्स अस 2HF। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल के साथ मिलके क्या बना रही है, HF। ऐसे ही H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl। तो यहाँ पर इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं ये आयनिक नहीं होते बल्कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल मेटल के साथ कंबाइन कर सकता है तो मेटालिक कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन करता है तो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। सो ऑल दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक नहीं होते। नॉन मेटल के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड्स बनाएगा। सो ऑल दीज कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन देयर नेचर, दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स with metals and non-metals। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो बच्चों, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये किसी भी पीरियड के, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अगर आप अपनी तरफ खींच लेते हो तो आप दूसरे का क्या करवा देते हो, ऑक्सीडेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। इस पीरियड के अंदर जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेंगे किसी भी पीरियड के अंदर। तो यहां पर आप ये स्टेटमेंट जो है वो नोट कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में ग्रुप 17 का एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, रीजन क्या होता है, रीजन अभी आपको मैंने बताया, दे हैव स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in their respective period। अब अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि इनका खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो यहां पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम इस चीज का प्रूफ देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, फ्लोराइड आयन। इसी तरीके से क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ब्रोमाइड आयन,
और आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या बनाता है, आयोडाइड आयन। इनकी अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ देखते हैं तो फ्लोरीन की वैल्यू मिलती है हमें 2.87 एंड 1.636, दिस इज वोल्ट। ऐसे ही ब्रोमीन की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 1.09 एंड 0.54 वोल्ट। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था, जिसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है उनके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कैसी रहती है, हाई। और क्योंकि इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाई रहती है, इसी वजह से ये सामने वाले का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कि ये एलिमेंट्स जो है इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ये सामने वाले को जल्दी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 दे हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। और अपने पीरियड में क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से किसी भी पीरियड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होगा, ग्रुप 17 के एलिमेंट के पास। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।